गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और पॉलिटिकल डेवलपमेंट का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले के वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि लुसियन पाई के अनुसार पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या है, वो हम देख चुके थे। आज हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स पे चर्चा करेंगे, जिसमें कि हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट की क्या विशेषताएं हैं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट के क्या चरण हैं और पॉलिटिकल डेवलपमेंट की क्या समस्याएं हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात हम करते हैं कि राजनीतिक विकास की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जब हमने लुसियन पाई का विश्लेषण पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई थी। एक समानता, एक क्षमता और तीसरी जो विशेषता बताई थी वो थी विभेदीकरण। जब हम आमंड और पावेल की बात करते हैं तो आमंड और पावेल ने राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं बताई है। एक तो है भूमिका विभिन्नीकरण, दूसरी है उपव्यवस्था स्वायत्तता और तीसरी है लौकिकीकरण। तो देखिए, सबसे पहली बात हम करते हैं भूमिका विभिन्नीकरण। भूमिका विभिन्नीकरण जो बात हमने जब हमने लुसियन पाई का विश्लेषण पढ़ा था तो लुसियन पाई ने एक विशेषता बताई थी विभेदीकरण, जिसमें कि लुसियन पाई का कहना था कि सरकार के हर काम के लिए एक अलग विशिष्ट अंग निश्चित होना चाहिए। अब यहाँ आमंड और पावेल ने ये कहा कि भूमिकाओं का विभिन्नीकरण होना अधिक महत्वपूर्ण है बजाय के संरचनाओं के विभिन्नीकरण के। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर हम सोवियत संघ की बात करें तो सोवियत संघ में क्या था कि वहाँ पर संरचनाओं का विभिन्नीकरण तो था, लेकिन भूमिका का विभिन्नीकरण नहीं था। इसलिए आमंड और पावेल ने कहा कि राजनीतिक विकास के लिए ये जरूरी, केवल यही जरूरी नहीं है कि अलग अलग संरचनाएं हो हर अलग अलग काम के लिए। जरूरी ये भी है कि वो राजनीतिक संरचनाएं उन्हीं अलग अलग भूमिकाओं का निर्वहन करें। जैसे कि मान लीजिए किसी राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका कार्यपालिका की ही भूमिका अदा करे और व्यवस्थापिका या न्यायपालिका की भूमिका नहीं अदा करे, तो उसको हम कहेंगे भूमिका विभिन्नीकरण। यानी कि सरकार के जो अंग हैं उनकी अलग अलग भूमिकाएं निश्चित होनी चाहिए। तो जो बात आमंड ने कहा था विभेदीकरण, जो बात लुसियन पाई ने कही थी कि विभेदीकरण होना चाहिए, आमंड और पावेल ने कहा कि भूमिकाओं का विभिन्नीकरण होना अधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी विशेषता हम लेते हैं उपव्यवस्था स्वायत्तता। इस उपव्यवस्था स्वायत्तता को हम समझ सकते हैं कि जिसे लुसियन पाई ने राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता कहा था, उसी को आमंड और पावेल ने उपव्यवस्था की स्वायत्तता कहा है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम उपव्यवस्था स्वायत्तता की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि राजनीतिक व्यवस्था की जो उपव्यवस्थाएं हैं उनको स्वायत्तता प्राप्त होनी चाहिए। अर्थात शक्ति का एक स्थान पर केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। और जब शक्ति का विकेंद्रीकरण होगा उस समय ही राजनीतिक व्यवस्था में वो क्षमता आ पाएगी जिसकी बात लुसियन पाई ने कही है। तीसरी विशेषता है लौकिकीकरण। लौकिकीकरण एक तरीके से जिसे लुसियन पाई ने समानता कहा है वही है लौकिकीकरण। यानी कि लौकिकीकरण का संबंध है संस्कृति से, कि समाज जो है परंपरागतता से दूर हटे और धर्मनिरपेक्षता की तरफ समाज बढ़े। और ये तभी होगा जब व्यक्तियों में वो समानता आए जिसकी बात लुसियन पाई ने राजनीतिक विकास की विशेषता के रूप में बताई थी। तो हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास की 3 विशेषताएं हैं। लुसियन पाई ने बताई थी समानता, क्षमता और विभेदीकरण, और आमंड और पावेल ने बताई है भूमिका विभिन्नीकरण। अर्थात केवल संरचनाएं अलग अलग होना जरूरी नहीं है, उनकी भूमिकाएं भी अलग अलग होनी चाहिए। दूसरी बात उपव्यवस्था स्वायत्तता, अर्थात शक्ति का विकेंद्रीकरण हो तभी राजनीतिक व्यवस्था में क्षमता डेवलप होगी। और तीसरा लौकिकीकरण, अर्थात समाज परंपरागतता से दूर हटे और धर्मनिरपेक्षता की तरफ बढ़े, और ये तभी संभव है जब व्यक्तियों में समानता आए। अब हम बात करते हैं राजनीतिक विकास के चरणों की।
पहला हम लेते हैं हंटिंगटन के अनुसार। हंटिंगटन ने 3 चरण बताए। सबसे पहला चरण है सत्ता की बुद्धि संगतता का स्तर। इसका मतलब ये है कि राज्य में अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण हो जाता है। दूसरा है कि राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण हो जाता है और उनके लिए विशिष्ट संरचनाएं विकसित हो जाती है। तो पहले तो ये हुआ कि अनेक स्थानीय सत्ताओं के स्थान पर एक केंद्रीय सत्ता बन जाती है। उसके बाद राजनीतिक कार्यों का विभिन्नीकरण और विशिष्टीकरण। तीसरा स्टेप है अभिवृद्ध सहभागिता, यानी कि धीरे धीरे लोगों की जो सहभागिता है वो बढ़ने लगती है। अब एक विशेष बात हंटिंगटन ने यह बताया कि विकास की प्रक्रिया तभी संभव होती है जब ये तीनों चरण एक के बाद एक आते हैं। अगर इनके क्रम में कुछ गड़बड़ हो जाती है या इनका क्रम अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उस स्थिति में राजनीतिक विकास नहीं होता बल्कि राजनीतिक पतन आता है। तो ये विशेष कंसेप्ट है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि पॉलिटिकल डिके का कंसेप्ट किसने दिया है, तो राजनीतिक पतन का कंसेप्ट दिया है हंटिंगटन ने। हंटिंगटन ने राजनीतिक विकास के ये 3 चरण बताए हैं और उनका कहना है कि ये तीनों चरण क्रम से आने चाहिए एक के बाद एक। अगर इनके क्रम में अंतर आ जाता है तो राजनीतिक विकास के बजाय राजनीतिक पतन आता है। अब देखिए इसके बाद अब हम बात करें, अगर हम आमंड की बात करें तो आमंड ने राजनीतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। हम उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला है राज्य निर्माण का स्तर। राज्य निर्माण के स्तर का मतलब यह है कि एक केंद्रीय सत्ता का निर्माण होता है। उसके बाद है राष्ट्र निर्माण का स्तर। राष्ट्र निर्माण का स्तर अर्थात राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना उत्पन्न होती है। फिर उसके बाद है सहभागिता का स्तर कि व्यक्तियों की और जो समूह हैं उनका राजनीतिक व्यवस्था में पार्टिसिपेशन बढ़ने लगता है। उसके बाद है वितरण का स्तर। वितरण का स्तर मतलब कि जो सामाजिक जीवन के लाभ हैं वो विभिन्न व्यक्तियों तक पहुंचते हैं। तो ये 4 स्टेप बताए हैं: राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण, सहभागिता और वितरण। इसके बाद हम बात करें ऑर्गेन्स्की की। तो ऑर्गेन्स्की ने उनकी बुक है स्टेजेस ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट और उसमें उन्होंने 4 स्टेप बताए हैं। पहला है आदिम एकीकरण की राजनीति। आदिम एकीकरण की राजनीति में ये होता है कि ये राजनीतिक विकास का पहला चरण है और एक तरीके से इसमें राज्य में स्टेबिलिटी आ जाती है। राज्य में के जो चारों तत्व हैं कि जनसंख्या होनी चाहिए, निश्चित भूभाग होना चाहिए, सरकार होनी चाहिए, संप्रभुता होनी चाहिए, तो ये जो चारों लक्षण हैं ये राज्य में उस समय होते हैं। दूसरा है औद्योगिकरण की राजनीति। तो दूसरा स्टेप होता है जब राज्य में औद्योगिकरण शुरू होता है। इसके 3 मॉडल हो सकते हैं: बुजुर्गों मॉडल, स्टालिन का मॉडल और समन्वयी मॉडल। इसके बाद है राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति। इसमें क्या होता है कि जनता को शोषण से मुक्त रखा जाता है और ये प्रयास किया जाता है कि जनता के भलाई के लिए जो भी कार्य किए जा सकते हैं वो कार्य सरकार करे। नेक्स्ट है समृद्धि की राजनीति। समृद्धि की राजनीति से अभिप्राय है वो स्टेज जो आजकल अमेरिका में आने लगी है कि जो साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है उससे क्या हो रहा है कि सभी व्यक्तियों को हर एक वस्तु जो है वो इजीली उपलब्ध हो जाती है। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट की सबसे जटिल अवस्था होती है। तो ऑर्गेन्स्की ने ये 4 स्टेजेस बताए हैं। राजनीतिक विकास के साधनों की हम बात करें तो सबसे पहला साधन है क्रांतिकारी नेता। जो क्रांतिकारी नेता हैं वो राजनीतिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय एकता की स्थापना अगर करनी है तो राष्ट्रीय जो लीडरशिप है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो देश को लीडरशिप प्रोवाइड करती है, चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या साम्यवादी व्यवस्था हो, दोनों ही जगह पॉलिटिकल पार्टी की अपनी इम्पोर्टेंस है। फिर नेक्स्ट आती है सेना। सेना ने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम देख सकते हैं कि कई ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां आर्मी का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट है आधुनिक नौकरशाही। देखिए, नौकरशाही जो होती है वो प्रशासन को स्टेबिलिटी देती है। जो भी नीतियाँ होती है सरकार की
वो प्रशासन के माध्यम से ही लागू की जाती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता की भावना का विकास। तो जब राष्ट्रीयता की भावना का विकास होता है, जब राष्ट्रीय राज्य का निर्माण होता है, तो उससे भी राजनीतिक विकास होता है। अब हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं कि जो राजनीतिक विकास है उसकी क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो देखिए, सबसे पहली समस्या है राष्ट्र निर्माण की समस्या। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि जब हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, लोगों में देश के प्रति निष्ठा की भावना होनी चाहिए, भक्ति की भावना होनी चाहिए। अगर ये स्टेज नहीं है तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो सबसे पहली समस्या तो यही आती है कि राष्ट्र का निर्माण किस तरीके से किया जाए। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था की क्षमता में वृद्धि की समस्या। क्षमता, लुसियन पाई ने भी कहा कि क्षमता पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें क्षमता होनी चाहिए। अब इस क्षमता में कैसे वृद्धि की जाए, कैसे पॉलिटिकल सिस्टम में ये क्षमता लाई जाए कि वो जनता की मांगों का प्रबंध कर सके, कि उसे जनता की कौन सी मांग एक्सेप्ट करनी है और कौन सी मांग को डिनाई करना है। तो ये कैपेसिटी उसमें होनी चाहिए कि वो कार्यों को अधिकाधिक अच्छे तरीके से संपन्न कर सके, अपनी नीतियों को लागू कर सके। तो ये क्षमता कैसे विकसित की जाए पॉलिटिकल सिस्टम में, ये एक मुख्य समस्या रहती है। देन नेक्स्ट है समानता लाने की समस्या। अब समानता भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कानून ऐसे हो जो सभी लोगों पर समान रूप से लागू हो, जनता सामूहिक रूप से प्रशासन में भाग ले सके। तो जनता में समानता होनी चाहिए। अब समानता कैसे लाई जाए, ये भी एक मुख्य समस्या रहती है। नेक्स्ट है सहभागिता संभव बनाने की समस्या। लोगों की सहभागिता को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे लोगों को मोटिवेट किया जाए कि लोग प्रशासन में, राजनीति में सहभागी बन सके, ये भी एक राजनीतिक विकास की प्रमुख समस्या है। नेक्स्ट है वैधता प्राप्त करने की समस्या। वैधता, जब तक किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को लेजिटिमेसी प्राप्त नहीं होती है, जनता की स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, वो कभी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट को अचीव नहीं कर सकती। और हम ये देखते हैं कि जितने भी विकासशील देश हैं उनमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चलती रहती है, कई बार सरकारें चेंज हो जाती है क्रांति के माध्यम से। तो जनता की स्वीकृति जब तक प्राप्त नहीं होती किसी पॉलिटिकल सिस्टम को, वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट को प्राप्त नहीं कर सकता। यही हम थोड़ा सा अगर बात करें कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट की क्या क्या समस्याएं रहती हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक तो मुख्य समस्या ये है कि राजनीतिक विकास के किस मॉडल का चयन किया जाए। दूसरी मुख्य समस्या है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी। जितने भी विकासशील देश हैं वो राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या से ग्रसित हैं। इसके अलावा जो राजनीतिक विकास के साधन होते हैं, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हित समूह हैं, दबाव समूह हैं, उनके संगठित और विकसित होने की समस्या है। इसके अलावा हिंसात्मक राजनीति भी वहाँ की एक मुख्य समस्या है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको राजनीतिक विकास में कुछ अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। थैंक यू।